हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 7 तक इन प्रश्नों को हम कैसे करेंगे उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे प्रश्न क्रमांक 1 हमें बोला गया है कि अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल व्यक्त कीजिए और क्रमशः हमें 140, 156, 3825, 5005 और 7429 संख्याएं दी गई है। हमें क्या करना है कि जो संख्याएं हमें दी जा रही हैं उनका हमें अभाज्य गुणनखंड करना है, और अभाज्य गुणनखंड से मतलब क्या होता है उसके बारे में हम सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। जैसे यहाँ हमने लिखा 140, इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो अभाज्य गुणनखंड का सीधे तौर पर मतलब यह होता है कि हमें इस 140 को छोटे छोटे भागों में तोड़ते जाना है। अब 140 को छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे कैसे? तो हमें यहाँ पर क्रमशः, जैसे हमने यहाँ लिखा है 140, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ऐसी संख्या हमें सोचनी है जिसका भाग 140 में चला जाए। और हाँ, हम हमेशा ध्यान रखें कि 0, जैसे यहाँ लिख दे हम 0, 2, 4, 6, 8, ऐसी जो संख्याएं हमें दिख जाए जिस किसी इकाई अंक पर ये हो, यानी संख्या सम हो, वैसी कंडीशन में हमेशा हम 2 से विभाजित कर देंगे, और अन्यथा की स्थिति में 3, 5, 7 वगैरह जो भी संख्याएं होगी उन संख्याओं को हम विषम संख्याओं से विभाजित करेंगे। यहाँ पर इकाई अंक 0 दिया है, हमें भाग देना है। हम या तो अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी, क्योंकि क्लास 8th में अगर हम सीख के आए हैं इससे अच्छे तरीके से तो डायरेक्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसे भी नहीं करें तो सीधी सी बात है, हम 140 में भाग 2 का दे रहे हैं तो 2 का भाग दिया हमने 140 में, 2 7 14, उसके बाद नीचे बचा 0। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ 0 है तो यहाँ भी 0 आएगा, तो पीछे वाला तो हमने यहाँ नीचे लिख दिया और आगे वाला आगे लिख दिया। इस प्रकार से हम भाग करके चेक कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो और हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हम डायरेक्ट इसको विभाजित कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इकाई अंक 0 है, इसे 2 से फिर विभाजित करते हैं, 2 3 6, यहाँ 1 बचा, 1 हासिल इधर दे दिया, ये हो गए 10, 2 पंजे 10। फिर इसे 3 से तो जाएगा नहीं और 2 से भी नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है। हम इसे 5 से विभाजित करके देखते हैं तो 5 7 35, और यहाँ हो जाएगा 7 एकम 7, यानी 140 का हमारा अभाज्य गुणनखंड आया है। यहाँ लिख देंगे हम 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 7। अब इसमें जितने सारे प्रश्न हमें दिए गए हैं उन सारे प्रश्नों को, यानी प्रश्न क्रमांक 1 के जितने सारे ऑप्शन बेस पर हमें दिए गए हैं उन सभी को इसी प्रकार से करना है। इसका और सरल रूप लिखे, हमें इसके 2-2 टुकड़ों में लिखना है, यानी 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। ये काम हो गया 140 का। सेम ऐसा कैसा हमें 156 के लिए करना है और बाकी संख्याओं के लिए करना है। हमें यहाँ पर फॉर्मेट वही रखना है, यानी हम यहाँ पर कर देंगे 140 की जगह 156। 156 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, चूंकि इकाई अंक यहाँ पर भी सम है, 6 आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 से 2 7 14, 1 बचा, 1 इधर दे दिया, 2 8 16, फिर 2 से, क्योंकि इकाई अंक 8 है, 2 से 2 3 6, 2 9 18, 3 से 3 एकम 3, 3 3 9 और 13, जो कि एक अभाज्य संख्या है, खुद के अलावा और 1 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी, तो यहाँ हमने कर दिया 13 एकम 13। हम इसको लिख देंगे 156 का अभाज्य गुणनखंड, जो कि हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13। ये आगे वाला जो रूप है ये हमारा अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। इनका अगर हम गुणा करेंगे तो फिर हमें 156 प्राप्त हो जाएंगे, यानी हम कह सकते हैं कि इसे भी हम 2 घातों के रूप में लिखेंगे, 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। ठीक इसी प्रकार से हमें 3825 का भी करना है। अगली संख्या हमें दी गई है 3825, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, और ध्यान रहे अगर संख्याएं सम है तो वो सम से विभाजित होगी और विषम है तो विषम से विभाजित होगी। हमने यहाँ लिखा 3825, यहाँ लिख देंगे हम का अभाज्य गुणनखंड करने पर। सोचेंगे इसके बारे में, अगर विषम है तो विषम में 3 से चेक कर लेते हैं, 3 एकम 3, 8 है, 3 दूनी 6, 8 में से 6 गए, 2 बचे, 2 यहाँ दे दिए, 22 हो गए, 3 7 तो ये हो जाएगा 21, और 22 में से 21 गए यानी 1 बचा, 1 को हमने 5 के आगे लगा दिया, 15 हो गए, तीनों पंजे 15। फिर 3 से चेक कर लेते हैं तो 3 से 3 चौक 12, 7 है यानी 3 दूनी 6, 1 इधर दे दिया, तीनों पंजे 15। आगे चलेंगे, 3 से चेक करेंगे, 3 एकम 3, 1 इधर देंगे, 12 हो जाएंगे, और 3 के पहाड़े में 5 नहीं आते हैं, यानी ये 3 से विभाजित नहीं होगा। 4 से तो जा नहीं सकता क्योंकि विषम संख्या है, हम 5 से विभाजित करके देख लेते हैं, 5 8 40, 2 बचे, 5 5 25,
उसके बाद 5 से, तो 5 एकम 5, 3 बचे यानी 35 हो गए, 5 7 35, और 17 जो कि एक नॉन डिविजिबल डिजिट है यानी अभाज्य संख्या है, ये खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी। हमने 17 से इसे विभाजित किया, 17 एकम 17 हो गया। वहां हम लिखेंगे 3825 का अभाज्य गुणनखंड, और अभाज्य गुणनखंड हमारे यहाँ आगे वाला रूप आया है, यानी हम लिख लेंगे 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। चूंकि हमें दो दो के जोड़ों के रूप में इसको लिखना है, यानी 3 का स्क्वायर कर देंगे, गुणित 5 का हम स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ हो जाएगा 17। इस प्रकार से हम 3825 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। अगले की बात करें हम, हमें दिया है 5005, तो हमने यहां लिखा 5005 का अभाज्य गुणनखंड करने पर, फॉर्मेट लिखने का वही रहेगा, केवल हमें जो अभाज्य गुणनखंड आएगा उसको अलग लिखना है। यहां हम लिखेंगे 5005, उसके बाद चूंकि विषम संख्या है, हम 3 से इसको चेक करेंगे, तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 3 छंग 18, फिर 2 बचेंगे 20 हो जाएंगे, 3 छंग 18, फिर 2 बचेंगे 25 हो जाएंगे, यानी 3 से तो ये विभाजित नहीं होगा। 5 से इसे विभाजित कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5। उसके बाद यहाँ दोनों जीरो चल रहे हैं, फिर यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5। अब 5 से भी विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 5 से विभाजन का भी एक नियम होता है कि या तो इकाई अंक 0 हो या इकाई अंक 5 हो। यहाँ दोनों में से किसी प्रकार का कोई इकाई अंक नहीं दिख रहा है, हम इसे 7 से विभाजित कर लेंगे, तो 7 से चेक करेंगे, 7 एकम 7, 10 में से 7 गए, 3 बचे, हमने यहाँ लगा दिया 3 को, 30 हो जाएंगे, 7 चौक 28, 2 बचेंगे 21 हो जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं ये 7 से विभाजित हो जाएगा। हम 7 से भाग देंगे इसको, तो ये इन दोनों का 7 एकम 7, 10 में से 7 गए, 3 बचे, 7 चौक 28, और यहाँ 30 में से 28 गए, 2 बचे, यानी हो जाएंगे 21, 7 तिया 21। अब 7 से चेक करें तो 7 दूनी 14 तो हो रहे हैं, पर 7 के पहाड़े में 3 नहीं आते। 7 के बाद 9 से चेक कर ले तो 9 एकम 9 हो जाएगा। उसके बाद 5 बचेंगे, 9 के पहाड़े में 53 भी नहीं आते। 11 से चेक कर लेते हैं, 11 से 11 एकम 11, 3 इधर दे देंगे, 11 तिया 33, और ये हो जाएगा 13 से 13 एकम 13, यानी 5005 का जो है अभाज्य गुणनखंड वो निकल कर आया है 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13। 7429 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, तो हमें इतना ध्यान रखना है कि संख्या जो कि हमें वैसे ही दिख रही है विषम है, विषम से जाएगी, और विषम संख्याओं में इस संख्या के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये संख्या जो है कुछ ज्यादा बड़ी दे रखी है, और कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर सोचना पड़ेगा। हम 3 से चेक करेंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 इधर देंगे 14 हो जाएंगे, 3 चौक 12, 2 इधर बचेंगे 22 हो जाएंगे, 3 7 तो 21, 1 इधर बचेगा 19 हो जाएगा, 3 से तो नहीं जाएगा। और अगर ये 3 से विभाजित नहीं होगी तो ये फिर 6 से भी विभाजित नहीं होगी, और 6 से विभाजित नहीं होगी तो फिर ये संख्या 9 से भी विभाजित नहीं होगी, यानी इनका काम तो क्रॉस हो गया। फिर हम बात करें 2 4 6 8 10, यानी जो सम संख्या है उनसे भी विभाजित नहीं होगी। 3 के बाद हम सीधे आ जाए अभाज्य संख्या में 5 पे, तो 5 का नियम होता है कि 5 केवल और केवल उन पहाड़ों से विभाजित, या 5 से हम उनको विभाजित कर सकते हैं जिनका इकाई अंक या तो 0 हो या खुद 5 हो। 5 से विभाजित नहीं होगी। 6 का हमने बोल दिया कि 6 से भी विभाजित नहीं होगी। हम 7 से विभाजित करके देख लेते हैं, तो 7 एकम 7, फिर यहाँ 7 छंग 42, और 7 के पहाड़े में 9 नहीं आते, यानी यहाँ 7 की भी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। और अगर ये 7 से विभाजित नहीं होगा तो ना फिर ये 14 से विभाजित होगा, और ना ही फिर ये 21 से विभाजित होगा। 7 के बाद हम 8 की, तो 8 पहले ही मना बोल दिया है। 9 की बात करें तो 9 का भी मना बोल रखा है। 10 से भी नहीं होगी। 11 से इसको चेक कर लेते हैं, तो 11 6 66, 8 बचे 82 हो गए, 11 7 77, 5 बचे 59 हो गए। 11 के पहाड़े में 59 नहीं आते हैं, यानी ये 11 से भी विभाजित नहीं होगा, और 11 से नहीं होगा तो फिर 22 से भी नहीं होगा, 33 से भी नहीं होगा। 11 के बाद हम 12 की बात करें, तो 12 का सम संख्या है, 12 से तो जाएगा नहीं। 13 की चर्चा कर लेते हैं। 13 5 65, उसके बाद 9 बचे, 13 6 78, 13 7 91, 1 बचेगा 19, 13 के पहाड़े में नहीं आते, यानी 13 से भी विभाजित नहीं होगा। 13 के बाद 14 के लिए तो पहले ही मना बोल रखा है। 15 की बात करें तो अगर वो संख्या 5 से विभाजित नहीं हो रही है तो वो 15 से भी विभाजित नहीं होगी। फिर 16 की बात करें तो 16 जो कि हमारे पास सम संख्या है उससे भी विभाजित नहीं होगी। अब बचा 17 से हम चेक करेंगे, तो 17 7 34, 17 51, 17 68, 68 होने के बाद 6 बचेंगे, 17 51,
11 बचेंगे, 17 साती 119, यानी कहीं ना कहीं सबसे पहली बार अगर ये संख्या किसी से विभाजित होगी तो वो 17 से होगी। और 17 के बाद अब जैसा कि इसका नियम हमें ज्ञात होना चाहिए कि इसके बाद अगर विभाजन चलेगा तो वो इस 17 के बाद वाली संख्या ही चलेगी, ना कि इससे पहले वाली संख्या। तो हम 17 से इसको विभाजित करके देखते हैं। 17 जो कि 17 51, 17 चौक 68। उसके बाद यहाँ बचेंगे कितने, तो 6 बचेंगे, 62। तो 17 51, 62 में से 51 गए, यानी कहीं ना कहीं यहाँ 11 बचे और 119 हो जाएंगे, तो हो जाएगा 17 साती 119। 17 से ही फिर चेक करेंगे तो 17 दून 34, 9 बजे, 17 के पहाड़े में 97 नहीं आते, 18 से होगा नहीं। 19 से चेक कर लेते हैं, 19 दूना 38, 5 बचेंगे, 19 या 57, यानी 19 से हो जाएगा। तो हमने कर दिया 19 दूना 38, 5 इधर इधर दे दिया, 19 या 57, 23 एकम 23, यानी ये हो जाएगा 7429 का अभाज्य गुणनखंड 17 गुणित 19 गुणित 23। ये हो गया हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट। दूसरे प्रश्न की हम बात कर लेते हैं। प्रश्न बोला गया है हमें पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम है। इस एक ही प्रकार के प्रश्न को हम समझ ले तो बाकी जो इसके 3 प्रश्न दिए हैं उनको हम बड़ी ही आसानी से सरल कर सकते हैं। हमें बोला गया है क्रमशः जो संख्याएं दी गई है, 2 पूर्णांक हैं, इन पूर्णांकों के हमें सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं और वो ज्ञात करने के बाद बोला गया है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो एचसीएफ गुणित एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। हमारा सबसे पहला काम ये है कि हमें जो 2 पूर्णांक दिए गए हैं इन दोनों पूर्णांकों से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और उस एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करने के बाद उनका गुणा करना है। हम यहां लिखेंगे 26 और 91 का एचसीएफ, या डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम तो का अभाज्य गुणनखंड करने पर 26 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 2 एकम 2, 2 तिया 6, 13 से 13 एकम 13, 91 का हो जाएगा 7 से 7 एकम 7, 2 बचे 7 ते 21, 13 से 13 एकम 13, यानी 26 के बराबर आया है 2 गुणित 13 और 91 के बराबर आया है 7 गुणित 13। हम एचसीएफ निकाल लेते हैं और फिर एलसीएम निकाल लेते हैं और इतना करने के बाद हमें जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो होगा एचसीएफ गुणित एलसीएम। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ और एलसीएम में इतना ध्यान रखना है कि जो संख्याएं दोनों में एक समान दिखे वो हमारा एचसीएफ होगा और बाकी जो संख्याएं बचे उनका गुणनफल हमारा एलसीएम होगा। जैसे यहाँ पर दोनों एक जैसे हमें 13 दिख रही है तो हमने एचसीएफ को तो 13 लिख दिया। उसके बाद बाकी यहाँ पहले वाले जो संख्या दी जाए उसके तो जितने सारे अभाज्य गुणनखंड है उनको हम लिखेंगे, यानी ये लिखेंगे 2 गुणित 13। इतना लिखने के बाद फिर नीचे चलेंगे तो यहाँ है 7 और ये 13 जो कि हम एक बार कॉमन ले चुके हैं, हम इसको एलसीएम में कभी नहीं लिखेंगे। इसका एलसीएम आ जाएगा 13 91, 2 एकम 2 और 2 नम 18, यानी 182। इतना आने के बाद हमें नीचे क्या दिया गया है कि इनका हमें गुणनफल बराबर बताना है एचसीएफ गुणित एलसीएम के। तो इनका गुणनफल हमें क्रमशः 2 पूर्णांक दिए गए थे 26 और 91, तो हमने लिखा 26 गुणित 91 बराबर एचसीएफ हमें दिया गया है 13 गुणित एलसीएम हमारे पास है 182। इसका गुणा हम कर लेंगे तो 13 दून 26 की 6 हासिल 2, 13 78, 13 91, 13 104 और 2 106 की 6, फिर बचे 10, 13 एकम 13 और 10 23 और इन दोनों का हम गुणा कर लेते हैं तो 91 गुणित 26, 6 एकम 6, 9 6 54 गुणित 2 एकम 2, 2 नम 18, ये हो जाएगा 6, 6, 8 और 5, 13 की 3 हासिल है 2, यानी 2366। यहाँ हम कह सकते हैं कि हमारा एलएचएस जो है वो बराबर आया है आरएचएस के और यह संबंध या हमें बोला गया कि जांच कीजिए, तो हमने जांच कर ही दी। यहाँ एलसीएम बराबर एचसीएफ ज्ञात हो चुका है। ठीक इसी प्रकार से 510 92 और 336 54 के लिए भी हमें करना है।
इसका गुणा हम कर लेते हैं तो हो जाएगा 336 गुणित 54, 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 तिया 12, 13 14 की 4 हासिल 1 और 4 तिया 12 और 1 हो जाएगा 13 गुणित 5 छंग 30 की 0 हासिल 3, 5 तिया 15 16 17 18 की 8 हासिल 1 और 5 तिया 15 और 1 16। ये 4 4 8 3 11 की 1 हासिल 1, 6 1 7 में हासिल 8, यानी इधर भी आया है 18,144। हम यहां भी कह सकते हैं कि एलएचएस के बराबर आया है हमारा आरएचएस। प्रश्न क्रमांक 2 हम इस प्रकार से करेंगे। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 में आ जाए तो हमें यहाँ क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 12 15 21 दिया है, 17 23 29 दिया है, 8 9 25 दिया है। क्रमशः अभाज्य गुणनखंड का तरीका यहाँ तक तो वही रहेगा और अभाज्य गुणनखंड करके ही हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। जो चीज हमने इसमें लिखी सेम वो का वही कॉपी हम इसमें भी रखेंगे। जैसे हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कर किसका रहे हैं, पहला हम कर लेते हैं 12 15 21। हमने यहाँ लिखा 12 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड करने पर अभाज्य गुणनखंड में हम 12 को लिखेंगे तो हो जाएगा 2 से 2 छंग 12, फिर 2 से 2 तिया 6 और 3 से 3 एकम 3। 15 की बात करें तो 15 हो जाएगा, 3 से 3 पंजे 15, 5 से 5 एकम 5 और 21 की बात करें तो 21 हो जाएगा, 3 से 3 7 21, 7 एकम 7। 12 के बराबर क्या आया है तो हम कहेंगे कि 2 गुणित 3 जो कि 12 का अभाज्य गुणनखंड है। 15 की बात करें 15 के बराबर आया है 3 गुणित 5 और 21 की बात करें तो 21 के बराबर आया है 3 गुणित 7। अभी तक हम क्या सीखते हुए आए हैं कि हमें एचसीएफ और एलसीएम जब कभी ज्ञात करना हो हम वैसे संख्याओं को ढूंढेंगे। अभी तक हमने 2 संख्याओं में ही ढूंढा है, वैसे संख्याओं को ढूंढेंगे जो एक समान हो। यहाँ पर 3 है, अगर तीनों में एक समान कुछ मिल रहा है तो हमारा एचसीएफ, अन्यथा की स्थिति में हमारा एचसीएफ होगा 1। उसके बारे में हम चर्चा कहाँ करेंगे तो इस वाले प्रश्न में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तीनों जो संख्या है वो अभाज्य दी गई है, ये 1 से और खुद के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होगी, इसमें चर्चा करेंगे। वहां हम बात कर लेते हैं एचसीएफ क्या होगा, तो हम सीधे तौर पर कह सकते हैं कि 3 3 3 यहाँ है, फिर 2 इसमें है तो 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें नहीं है, 5 इसमें है तो 5 ना तो इसमें है ना ही इसमें, और 7 इसमें है तो इन दोनों में नहीं है। हमारा एचसीएफ तो हो गया 3। एलसीएम की बात कर लेते हैं तो एलसीएम के बराबर हम लिखेंगे यहां से 2 गुणित 3। पहली लाइन तो भले सभी संख्याएं कॉमन आ जाए तब भी हमें लिखनी है, इस 3 को हमने कॉमन निकाल लिया है। अब ये 3 दोनों बार नहीं लिया जाएगा, यहाँ बचा है गुणित में 5 और यहाँ बचा है गुणित में 7। इनका गुणा कर देते हैं, 7 5 35, 35 का 70, 70 140, 140 का 3 गुना हो जाएगा 420। यानी हमारा पहले के लिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो चुका है। एचसीएफ आया है 3 और एलसीएम आया है 420। दूसरे की बात भी ठीक इसी प्रकार से हम करेंगे। दूसरा हमें दिया है 17 23 और 29। 17 के बारे में छोटी सी चर्चा, तो 17 अभी हमने बात की है अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्याएं वे होती है जो खुद के और एक के अलावा किसी और से विभाजित ना हो। हम इसको 17 से ही विभाजित करेंगे। 17 एकम 17, 23 से 23 एकम 23 और 29 से 29 एकम 29। खुद के अलावा विभाजित होने से मतलब यह है कि यहाँ 17 23 और 29 इन्हीं के पहाड़े में और एक के पहाड़े में आते हैं, इसके अलावा किसी और के पहाड़े में नहीं आते। हम यहाँ लिखेंगे 17 के बराबर आया है खुद 17, 23 के बराबर आया है खुद 23 और 29 के बराबर आया है खुद 29। हम यहाँ पर साथ में गुणित 1 भी लगा देंगे। ये इसलिए लगाएंगे कि जब हमें आवश्यकता पड़ेगी एचसीएफ की। तीनों में यहाँ तक ठीक है कुछ नहीं दिख रहा है, पर जैसा कि हम जानते हैं कि अभाज्य संख्याएं खुद के अलावा एक से भी विभाजित होती है और एक से विभाजित होती है, इसके साथ हमने एक का यहाँ पर गुणा कर दिया तो एचसीएफ तो हमारा निकल गया 1। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम सीधी सी बात है कि पहली लाइन तो पूरी लिखाएगी 17 गुणित 1। अब चूंकि ये एक कॉमन निकल चुका था तो हमें बाकी को लिख लेना है, तो यहाँ से लिखाएगा 23 और यहाँ से लिखाएगा 29। ये हो जाएगा 17 एकम 17, यहाँ तो 17 खुद हो जाएगा, 17 का गुना 23 के साथ कर लेते हैं तो 17 × 51 की 1 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 हो जाएगा 39। 391 गुणित 29, इनका जब हम गुणा करेंगे हमारा एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। हम इनका गुणा कर लेते हैं तो हमने यहाँ लिखा 391, यहाँ लिख दिया 29, 9 एकम 9, 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 तिया 27, 27 और 7 34 और 1 35 गुणित 2 एकम ये हो जाएगा 2, 2 9 18 की 8 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 9
3, 8 और 5 हो जाएंगे 13 की 3 हासिल 1, 7 3 10 और 1 11, यानी यहाँ हमारा एलसीएम आएगा 11,339। इस प्रकार से हम इस 17, 23 और 29 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। उसके बाद बचा क्या है, तो 8, 9 और 25, इसको भी देख लेते हैं। तो वही होगा कि हमने यहाँ लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया 9 और यहाँ लिख दिया 25, सेम होगा वो यहाँ भी हम चेंज कर लेंगे। हमने लिख दिया 8, 9 और 25 का अभाज्य गुणनखंड। एचसीएफ एलसीएम ऐसा कैसा रहने देंगे, केवल और केवल इनकी संख्याएं चेंज हो जाएगी। हम 8 के बारे में सोचे 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2। 9 के बारे में सोचे 3 तिया 9, 3 एकम 3, 5 से 25, 5 5 25, 5 एकम 5। ये नॉर्मली है, छोटी छोटी डिजिट है, इनमें हमें इतना सोचना नहीं पड़ता है। 8 के बराबर आया है तो क्या, 2 गुणित 2 गुणित 2। फिर 9 के बराबर अभाज्य गुणनखंड आया है तो क्या, 3 गुणित 3। और 25 के बराबर अभाज्य गुणनखंड आया है तो क्या, 5 गुणित 5। तीनों में एक समान की बात करें तो 2 इसमें है पर 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें है ना, तो 3 इसमें ना ही 3 इसमें, 5 इसमें है तो फिर इन दोनों में 5 नहीं है, तो हम गुणित 1 लगा सकते हैं। क्योंकि जैसा हम जानते हैं, अगर ये अभाज्य संख्या या 2, ये 1, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, ये भी भाज्य, भाज्य तो है पर तीनों में एक समान कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो हमने साथ में 1 लगा दिया, क्योंकि ये तीनों कहीं ना कहीं 1 के पहाड़े में तो आती ही है। हमारे एचसीएफ तो हो गया 1। रही बात एलसीएम की, तो पहली लाइन तो पूरी की पूरी हम ऐसे ही लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1। इस 1 के लिए शर्त यह है कि इस 1 को हमने यहाँ कॉमन ले लिया, तो अब इस 1 को हम नहीं लेंगे। बचा है क्या, तो यहाँ दूसरी लाइन में तो 3 गुणित 3 है और तीसरी लाइन में है 5 गुणित 5। यहाँ चर्चा कर लेते हैं। 5 5 25, 25 तिया 75, 75 का 2 गुना 150, 15 दूनी 30, 300, 300 का 2 गुना 600 और 600 का 3 गुना हो जाएगा 1800, यानी हमारा एलसीएम निकल कर आया है तीसरे के लिए 1800। अगला प्रश्न हमें दिया है एचसीएफ 306,657 बराबर 9 और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसे हम कैसे करेंगे, तो जैसा कि प्रश्न क्रमांक 2 जो कि हमने यहाँ पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणित एलसीएम, उस विधि को हम यहाँ पर लागू करेंगे और उस विधि को लागू करने के बाद इस सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। हमें क्या दिया है क्रमशः, इसकी बात कर लेते हैं। एचसीएफ के बराबर तो हमें बोल रखा है 9 और एलसीएम हमें दिया गया है ज्ञात करने को। सीधी सी बात है कि यहाँ पर क्रमशः दो संख्याएं दी गई हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है, लिखा पहली संख्या बराबर हमारे पास है 306, दूसरी संख्या हमें दी गई है जो कि यहाँ पर है 657, और बोला यूं गया है कि एचसीएफ के बराबर 9 है, तो हमने भी लिख दिया एचसीएफ बराबर 9 और एलसीएम जो है उसे हमें ज्ञात करना है। या तो हम इनका अभाज्य गुणनखंड करें, अभाज्य गुणनखंड करने के बाद एचसीएफ तो है केवल एलसीएम ज्ञात कर ले, या ऐसा नहीं करे तो यहाँ ये दूसरे प्रश्न में जो हमने फॉर्मूला लगाया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणित एलसीएम, इसको लागू कर देते हैं, तो हमारा एचसीएफ भी है, इन दोनों का गुणा भी है, केवल और केवल एलसीएम ज्ञात करना है, उसे हम इसे इससे बड़ी ही आसानी से ज्ञात कर लेंगे। हम यहाँ लिखेंगे सूत्र, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुणित एलसीएम। दो संख्याओं का गुणनफल, तो इन दोनों संख्याओं का हमें गुणा करना है, 306 गुणित 657 बराबर एचसीएफ हमें दिया है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। एलसीएम को हम यहीं रखेंगे, उसके बाद गुणे वाली संख्या बराबर से उधर जाती है, जैसा कि हम जानते हैं बट्टे में चली जाती है, हमने इसको भेज दिया यहाँ से बट्टे में, विभाजित कर लेते हैं, तो 9 से 9 एकम 9, 9 तिया 27, 3 बचे 36 हो गए, 9 चौक 36, यानी हम लिखेंगे 34 गुणित 657 बराबर हमारा आया है एलसीएम। गुणा कर लेते हैं, तो 657 का हम 34 में गुणा करेंगे, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 5 20 2 22 की 2 हासिल 2 और 4 6 24 और 2 26 गुणित 321 की 1 हासिल 2, 5 3 15 16 17 के 7 हासिल 1, 3 6 18 और 1 हो जाएगा 19, 8 3 6 6 12 और 13 की 3 हासिल 1, 9 10 11 और 1 12 की 2 हासिल 1 2, यानी आया है 22,338 जो कि है एलसीएम के बराबर। या करके हम लिख देंगे एलसीएम बराबर आया है 22,338। प्रश्न क्रमांक 5 हमें यहाँ बोला गया कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें इस 6n के बारे में यूं सोचना है कि क्या यह संख्या जो है 0 पर समाप्त होगी। तो हम सीधे तौर पर अगर इसका अभाज्य गुणनखंड करके भी सोचे
तो इसका अभाज्य गुणनखंड एक तो हो रहा है 2 और दूसरा हो रहा है 3। और यहां अगर 0 पर समाप्त होती तो ये संख्या होती कहीं ना कहीं 6 का अगर हम 2 गुना करते तो 12 होता, तब पॉसिबल नहीं था क्योंकि इकाई अंक फिर भी 2 आ रहा है। 3 के साथ गुणा करते तो ये 18 होता, तब भी इकाई अंक 8 आ रहा है, तब भी पॉसिबल नहीं होता। फिर यहाँ पर 4 का गुणा करते तो 24 आ रहा था, तब भी इकाई अंक पर 4 आता, यहाँ तब भी पॉसिबल नहीं होता। और अगर हम 5 के साथ गुणा करते 30 हो जाता और इकाई अंक 0 आता। यानी कहीं ना कहीं इस 6n को अगर हमें 0 पर समाप्त करना होगा तो हमें एक अभाज्य गुणनखंड इसका यहाँ पर 5 चाहिए। तो हम इसका एक रीजन देंगे यहाँ पर और उसके बाद इसको लिख देंगे तो ये सिद्ध हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ लिखा, हम जानते हैं कि 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 3 की घात n होता है, जबकि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त हो। अब यहां 0 पर समाप्त करने के लिए हमें कम से कम इसमें एक अभाज्य गुणनखंड 5 चाहिए। अगर यहाँ 5 होता तो हम कह सकते थे कि यह प्राकृत संख्या है। तो हम यहाँ लिखेंगे, जबकि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त हो का एक अभाज्य गुणनखंड 5 होना आवश्यक है। और अगर 5 नहीं है तो हम कह देंगे कि अतः 6 की घात n एक प्राकृत संख्या नहीं। इसी का एक उदाहरण और हमें मिल जाएगा इस 1.1 से पहले, जिसमें बोला गया कि 4 की घात n एक प्राकृत संख्या है। उसके लिए भी अगर यहाँ 4n भी होता तब भी हम सोचते कि ये 2 से तो नहीं जाएगा, 2 से जाएगा तो ये 8 आएगा। फिर यहाँ पर 3 से गुणा करते तो 12 हो जाता, फिर 4 से गुणा करते तो ये 16 हो जाता और 5 से गुणा करते तो ये 20 हो जाता। यानी इसमें भी कम से कम एक अभाज्य गुणनखंड हमें 5 चाहिए था, तब जाके इकाई अंक पर 0 आता। इन दोनों संख्याओं के अतिरिक्त जैसे हमें 10 दिया जाता तो हम सीधे ही कह देते कि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 5 है, यानी 5 आ रहा है और सीधे तौर पर भी दिख रहा है कि इकाई अंक 0 है। तो ऐसी संख्या हो जाती प्राकृत संख्या। इसी के बाद प्रश्न क्रमांक 6 पर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 में कुछ हमें दिया है कि व्याख्या कीजिए 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। अब भाज्य संख्याओं के बारे में हमें जांच करनी है। हम छोटी सी चर्चा यूं कर ले कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें खुद के अलावा किसी और संख्या का भी गुणनखंड मौजूद हो। या जैसे हम 8 के बारे में सोचे तो 8 जो है वो 1 से भी विभाजित होगी, 2 से भी विभाजित होगी, 4 से भी विभाजित होगी और 8 से भी विभाजित होगी। वहीं अगर हम 2 की बात कर लेते हैं, 2 या तो 1 से विभाजित होगी या खुद 2 से ही विभाजित होगी। 5 की बात कर लेते हैं, 17 की बात कर लेते हैं, 23 की बात कर लेते हैं। वे संख्याएं जो खुद के और 1 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो, अभाज्य कहलाती हैं। और भाज्य संख्याएं वे होती हैं जो 1 या 1 से अधिक संख्याओं से भाज्य हो या उसका भाग जाए। अब यहाँ पर करना क्या है कि क्रमशः 7, 11, 13, 13 इसका गुणा करना है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने के बाद हमें चेक करना है कि क्या इनको अगर हम ज्ञात करें तो 1 से अधिक संख्या आ रही है। अगर 1 से अधिक संख्या इनमें आती है तो हम कह देंगे कि ये भाज्य है, अन्यथा की स्थिति में यह भाज्य नहीं है। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 गुणित 11 गुणित 13 प्लस 13। सीधी सी बात है कि एक पद ये है, दूसरा पद ये है, इसमें दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है तो 13 दिख रहा है। बाकी जो बचा उसको हम लिख लेते हैं तो 11, और यहाँ कुछ नहीं बचा क्योंकि 13 हमने बाहर निकाल लिया। बीच में प्लस है, यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब यहाँ एक बचा। इन दोनों का सॉल्यूशन करेंगे तो हो जाएगा 13, 11 7 77 और 77 प्लस 1 जोड़ेंगे यानी हो जाएगा 13 गुणित 78। अब 78 को अगर हम तोड़े तो इसके बहुत सारे अभाज्य गुणनखंड हमें मिल जाएंगे। यानी हम कह लेंगे कि यहाँ 1 से अधिक भाज्य संख्या है या 1 से अधिक संख्या है, अतः यह संख्या भाज्य है।
दूसरी बात, दूसरा हमें दिया है 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 प्लस 5। दोनों में एक जैसा क्या दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों और 5 है, 5 को निकाला बाहर, बचा कौन, तो 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और यहाँ प्लस में 1। इसका गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 24 तो यहाँ आ गए और 6 7 तो यहाँ हो जाएंगे 42, यानी 24 का गुणा हमें 42 में कर लेना है। ये हो जाएगा 2 चौक 8, फिर यहाँ 2 दूनी 4 गुणित 4 चौक 16 की 6 हासिल है, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 6 4 10 की 0 हासिल 1 और ये 10। इसका गुणनफल आया है 1008 और पीछे हमें जोड़ना है 1, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणित 1009। यहाँ भी 5 अलग है और 1009 अलग है। इसके अब इस 1009 के अभाज्य गुणनखंड अलग होंगे, इस 5 का अलग होगा, तो यहाँ भी हम लिख देंगे कि यहाँ जो हमने लाइन यहाँ लिखी है वो क्यों हमें यहाँ पर कॉपी पेस्ट करना है कि एक से अधिक संख्या है, अतः यह संख्या भाज्य है। आखिरी प्रश्न हमें दिया गया है, उसको हम समझ लेते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं तथा रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस सवाल का सॉल्यूशन हमें कुछ इस प्रकार से करना है कि जो कंडीशन हमें दे रखी है, जैसे यहाँ पर सोनिया को एक मैदान है उसका चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं, रवि को जो है वो 12 मिनट लग रहे हैं, तो हम यहाँ पर जो दी गई कंडीशन है उसे लिख लेते हैं। हमने यहाँ लिखा सोनिया को लगा समय बराबर 18 मिनट, फिर रवि को लगा समय बराबर 12 मिनट। हमें क्या करना है, यहाँ पर एक सर्कल है, इस सर्कल के आसपास वो चक्कर लगा रहे हैं, दोनों एक ही साथ, अगर वो इस दिशा में जा रहे हैं तो वो इसी दिशा में जाएंगे। इसके बारे में ज्ञात करना है कि वो यहाँ से चलकर फिर पुनः आ रहे हैं तो कितने कम से कम समय में आएंगे, और कम से कम का मतलब हमें इसका एलसीएम निकालना है कि इसका मान जो है हम एलसीएम के अलावा तो सीधे तौर पर ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो हम 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं और जो हमारा एलसीएम होगा वही हमारा आंसर होगा। हम यहाँ लिखेंगे 18 और 12 का अभाज्य गुणनखंड करने पर तो 18 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, हो जाएगा 2 से 2 नम 18, फिर 3 से 3 तिया 9 और 3 से 3 एकम 3। 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 से 2 छंग 12, 2 से 2 तिया 6 और 3 से 3 एकम 3। 18 के बराबर आया है 2 गुणित 3 गुणित 3 और 12 के बराबर आया है 2 गुणित 2 गुणित 3। अब हमें एक जैसा क्या दिख रहा है, देख तो 2 दिख रहा है और उसके बाद 3 दिख रहा है, तो हमने यहाँ 3 लिख दिया। ये तो हमारा हो गया एचसीएफ। हालांकि इससे हमें कुछ काम नहीं है, पर एचसीएफ हम इसलिए निकालते हैं ताकि एलसीएम निकालने में हमें कोई समस्या ना हो। एचसीएफ तो हो गया 6, हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम इसलिए निकालना है, हो सकता है कि गोला जो है या मैदान जो है वो बिल्कुल छोटा से छोटा हो, इसलिए हम दोनों एक साथ चल रहे हैं। कम से कम कितने समय में वो जल्दी से उस गोले के जहां से उन्होंने दौड़ प्रारंभ की है वहां आ जाएंगे, उसको चेक करना है। अब उसके लिए नियम ये है कि हमें इस पूरी लाइन को तो लिखना ही है, यानी हो जाएगा 2 गुणित 3 गुणित 3। इन दोनों को कॉमन ले लिया है, बचा 2, हमने यहाँ लिख दिया 2। एलसीएम बराबर हमारा आ जाएगा 2 तिया 6, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, यानी 36 मिनट में वे पुनः उस मैदान का चक्कर काटकर वापस आ जाएंगे। इस प्रकार प्रश्नावली 1.1 को हमने वन शॉट समझने का प्रयास किया। वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।